का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन कर रहे हो? यस सर। हो गया सब कि बाकी है अभी? पहले और का होमवर्क हो गया सर। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत? नहीं, बन गया था सर। ठीक है। और HC1 में बना रहे हो क्या सब? मॉडर्न फिजिक्स वाला HC1 में भी बना लो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को हमको, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और क्वेश्चंस कैसे हम लगा सकते हैं उस चीज पे ध्यान देना है। कितना जल्दी कितना आसानी से कर सकते हैं, जितना ज्यादा फॉर्मूला याद रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, फिर आज एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं और आज के बाद फिर से सर लास्ट क्लास भी होमवर्क देना था, भूल गए थे, आज लास्ट में दे देंगे, ठीक है। क्लास के बाद मैसेज कर देंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स है, तो इसमें जो भी हमको पढ़ना है इसमें नया कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी कुछ हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं तुमको लगेगा कि तुम लोग पढ़े हुए हो कहाँ पे, तो केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है वहीं पे, ठीक है। केमिस्ट्री में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, तो हम लोग थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, ये सारे चीजें हम लोग वहाँ पे पढ़े हुए हैं। तो यहाँ भी हम लोग उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है उन सब चीज को देखेंगे। तो यहाँ पे नया कुछ भी हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं। लास्ट में सिर्फ थोड़ा सा नया होगा, वो भी एटॉमिक कोलिजन वाले पार्ट में, ठीक है। और वो भी अगर देखोगे तो बस हम एटम्स ले रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी जो हम लोग 11th क्लास में कोलिजन चैप्टर पढ़े हुए हैं वही सब चीज होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग को मेनली यही मॉडल पढ़ने हैं कि एटम के कौन कौन से मॉडल थे, कौन सा अभी एक्सेप्टेबल है, बोर मॉडल ही हम लोग मानते हैं, तो बोर मॉडल से प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि एन के हिसाब से रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये सब चीजें होती हैं। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, यानी कि वही बामल सीरीज, पास्कल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये जो हम लोग पढ़े थे केमिस्ट्री में वही चीज, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग एटॉमिक फिजिक्स। तो एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे रिलेटेड टू एटम होगा, टू एटम्स, ठीक है। एटम से रिलेटेड होगा ये चैप्टर, यानी कि एटम कैसा ही हो, किसी भी एटम का बात कर रहे हैं तो एटम का क्या प्रॉपर्टी है क्या नहीं है। तो हम उतने डिटेल में एटम के बारे में नहीं जा रहे जितना हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग शुरुआत करते हैं डाल्टन से, कि डाल्टन बोले थे कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। फिर एटम्स के बारे में पोस्टुलेट्स कुछ दिए थे, उसी के बाद एटम फेल हुआ, न्यूक्लियस आया कि एटम से भी छोटा कुछ होता है, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हम लोग केमिस्ट्री में सुन चुके हैं कि कैसे किसी भी मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम के बारे में हम लोग बताते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली जो मॉडल होता है किसी भी एटम का उस पे आते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सेप्टेबल कुछ था तो थॉमसन मॉडल, तो वहीं से शुरू करते हैं हम लोग। एटॉमिक मॉडल, ठीक है, नाम याद आया होगा, ये नहीं तो इसको हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, अब तो याद आ गया होगा। क्योंकि क्लास 7 से शायद ये चलते आ रहा है प्लम पुडिंग मॉडल, या फिर इसको और एक नाम देते थे वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। थॉमसन जो थे यही पहला बार मॉडल निकाले, इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल आए। ये मॉडल आया जब लोगों ने देखा कि कोई भी एटम जो होता है न्यूट्रल होता है, एटम न्यूट्रल होता है, तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया, बोला कि एटम जो है स्फेरिकल तो है, और स्फेरिकल अगर हम देख रहे हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि मोस्ट ऑफ पार्ट क्या होगा, इज पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें ऐसे एम्बेडेड होंगे,
जहां तहां इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एम्बेडेड होंगे डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके खत्म कर देगा, यानी कि जो हमारा एटम होगा ऐसा ही होगा। लोगों ने बहुत दिन तक इसको एक्सेप्ट भी करा कि भाई न्यूट्रल होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब अंदर कैसा है कोई जानता तो था नहीं, तो इसको लोगों ने एक्सेप्ट करा था कुछ दिन तक। इसी चीज को प्लम पुडिंग मॉडल, पुडिंग बोले तो हलवा को अंग्रेजी में पुडिंग बोलते हैं, तो हलवा में हम लोग सूजी मान लेते हैं सूजी का ही हलवा है, तो उसमें हम लोग किशमिश ये सब चीज डालते हैं, तो जहां तहां रह जाता है, तो बाकी का पूरा हलवा को बोले कि पॉजिटिव है, और उसमें जो प्लम ये सब चीज दिख रहे हैं वो सब नेगेटिवली चार्ज। वाटरमेलन मॉडल भी इसी नाम पे आया कि अगर हम वाटरमेलन को हाफ कट कर दें तो एक रेड पार्ट दिखेगा और ब्लैक ब्लैक जो है उसमें बीज दिखेंगे, सीड्स दिखेंगे। तो जो रेड वाला पोर्शन है उसको बोल रहे हैं कि पॉजिटिव है वो, और जो बीज है वो निगेटिव एम्बेडेड है, तो इसीलिए इसको ये नाम दिया गया वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल। एक्चुअली में थॉमसन ने दिया था, इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। इसके बाद आया रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से ही पता चला कि ये जो थॉमसन मॉडल है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या था उनका एक्सपेरिमेंट, तो उन्होंने एक गोल्ड फॉयल रखा, ठीक है। ये मान लेते हैं क्या है, गोल्ड फॉयल, गोल्ड का थिन शीट है, इधर से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराएगा, यानी कि अगर ये सोर्स है तो अल्फा पार्टिकल को एक ऐसा कार्डबोर्ड से पास करे, यहाँ होल है, अल्फा पार्टिकल यहाँ से सीधा सीधा गया, इससे टकराया, ठीक है। और इधर इसके पीछे एक स्क्रीन रख दी है, ठीक है। ये क्या है, स्क्रीन है, जिसपे अल्फा पार्टिकल का रिफ्लेक्शन देखा गया। तो इसमें देखा गया कि जब हम सीधा सीधा अल्फा पार्टिकल्स को हम सीधा सीधा फेंक रहे हैं इस गोल्ड फॉयल से, तो ये सीधा नहीं जाके, बल्कि ये इधर मिला इधर मिला इधर मिला, मतलब चारों तरफ ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्ट किया, और बीच में ऐसा सीधा सीधा हमको नहीं मिला, बहुत कम नहीं मिला, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिला, यानी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल को ऐसा फेंकते गए, ये होल है, ये कार्डबोर्ड है, बाकी सब को रोकने के लिए सिर्फ एक सीधा अल्फा पार्टिकल को पास करने के लिए। तो इस गोल्ड फॉयल से ऐसा मिला, तो उन्होंने ये क्या कंक्लूजन निकाला, ऐसा कब पॉसिबल है कि अगर हमारे पास एक कोई बॉडी है, अगर हम यहाँ से किसी दूसरे बॉडी को फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ऐसा, ये तो पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल है, पॉजिटिव है, हम लोग ये जान पढ़े हुए हैं इलेक्ट्रोस्टेट में कि अगर हम इसको ऐसे फेंकते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो एक नियरेस्ट अप्रोच होता है, और अगर हम इसको ऐसे ऊपर से थोड़ा फेंकेंगे तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ से जाएगा तो ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। बहुत कम ही दिखा कि जो गया और वापस ऐसे नियरेस्ट अप्रोच से घूम के आया। और चार्जेस के केस में हम लोग कोलिजन इसी चीज को कहेंगे, आगे चल के जब कोलिजन पढ़ेंगे तो कोलिजन इसी चीज को कहेंगे, वहां पे एक्चुअली में दो एटम जाके टकराते नहीं है, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो ये गया यहाँ से घूम के आ गया, और ये जो डिस्टेंस होता है इसको नियरेस्ट अप्रोच बोलते हैं, और ऐसा ही मिला यहाँ पे। तो उन्होंने बोला ऐसा तभी पॉसिबल है जब कि सेंटर में एक हैवी पार्टिकल हो, हैवी हो, पॉजिटिव हो, पार्टिकल हो, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द स्पेस, यानी कि अगर हम इसको ऐसा एक गोल्ड फाइल माने हैं तो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या हो, खाली हो, स्पेस जो हो एम्प्टी हो, ठीक है। तो उन्होंने ये
अपने एटॉमिक मॉडल से कंक्लूजन निकाला कि अगर हम एटम को मान रहे हैं, कोई भी एक एटम कंस्ट्रक्शन मान रहे हैं, तो उसमें एक पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव चीज होता है जो कि बहुत हैवी होता है, और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ठीक है, उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। अब बात है, ये तो पॉजिटिव चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का क्या? एटम तो होता है न्यूट्रल, तो पॉजिटिव हम बोल रहे हैं कि सेंटर में बहुत ही हैवी पार्टिकल है, लेकिन बाकी का जो स्पेस खाली है उसमें क्या है? तो वो बोले, यहीं से उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और इलेक्ट्रॉन जो होगा, ऐसा इससे ऑर्बिट में घूम रहे होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट में ऐसे घूम रहे होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, कि सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसका मास बहुत ज्यादा है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और अगर एटम, ओवरऑल एटम है, तो उस पॉजिटिव के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं राउंड राउंड घूम रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं रिवॉल्व अराउंड हैवी मास एट सेंटर। ठीक है, हैवी मास को उन्होंने न्यूक्लियस बोला और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में घूमता हुआ। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ये मॉडल निकल के आया, और ये जो था मॉडल, ये थॉमसन मॉडल को गलत प्रूफ किया। थॉमसन मॉडल बोले कि पॉजिटिव चार्ज पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो उसको बहुत जगहों से यू टर्न मारना चाहिए था, लेकिन डिफ्लेक्ट हुआ है, तो डिफ्लेक्ट हुआ है और बहुत जगहों पे सीधा सीधा पास किया है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है वैकेंट है। और हैवी पार्टिकल मतलब पॉजिटिव चार्ज जो कहीं एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, और वो भी बहुत ज्यादा, तभी वो जो है अल्फा पार्टिकल को, जो कि हैवी खुद ही होता है, उसको भी लौटा दे रहा है। ठीक है, तो इस मॉडल से रदरफोर्ड मॉडल है, कि रदरफोर्ड मॉडल जो बोले कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे? ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स जो थे उसी को सुधार के बोर ने अपना मॉडल नाम दे दिया। ड्रॉबैक्स क्या थे? तो फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ठीक है, मैक्सवेल के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है, यानी कि एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड है, तो रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। अगर तो यहाँ पे भी बात आया कि अगर एक पॉजिटिव है, इसके राउंड में अगर इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा घूम रहा है इस ऑर्बिट में, तो ये अगर एनर्जी रेडिएट करेगा, यानी कि इट्स लूजेस एनर्जी। बोला गया कि इट्स लूजेस एनर्जी ड्यू टू रेडिएशन। और हम जानते हैं सर्कुलर मोशन से कि अगर अपना ये एनर्जी लूज करेगा, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, इसका रेडियस कम होता जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे इसका रेडियस जो होगा कम होता जाएगा, सर्कुलर मोशन से जानते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि ये चीज इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, धीरे धीरे ऐसा घूमते 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 आके यहाँ पे कोलाइड कर जाना चाहिए, यानी कि इट कोलाइड्स विथ न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन इट डज नॉट हैपेंस। ठीक, ऐसा नहीं होता, तो ये एक ड्रॉबैक था कि अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है, उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स जो है राउंड राउंड चक्कर लगा रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में है, तो एक्सेलरेटेड है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है। अगर एक्सेलरेशन है तो कुछ एनर्जी वो रेडिएट कर रहा होगा, और अगर वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि धीरे धीरे वो अपना एनर्जी लॉस कर रहा है। एनर्जी लूज कर रहा है तो उसका जो रेडियस है वो धीरे धीरे घटते घटते खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि वो आके न्यूक्लियस में कोलाइड कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये एक पहला ड्रॉबैक। सेकेंड सेकेंड जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन एटम का बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम का अगर हम हाइड्रोजन गैस को ले लें, एक चैम्बर में भर के हीट करते हैं, तो उससे रेडिएशन निकलता है, ठीक है। और अगर उस रेडिएशन का वेवलेंथ के बारे में चेक किया गया, यानी कि प्रिज्म से पास किया गया, स्पेक्ट्रम फाइंड किया गया, तो उस प्रिज्म से फाइंड करने के बाद जो स्पेक्ट्रम निकला, उससे क्या मिला कि कुछ सर्टेन, यानी कि रेडिएशन है हाइड्रोजन गैस have some discrete wavelength, ठीक है। डिस्क्रीट वेवलेंथ था, डिस्क्रीट यानी कुछ सर्टेन वेवलेंथ था, हर वेवलेंथ नहीं मिला। लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो हर रेडियस में हर एनर्जी रेडिएट करना चाहिए, लेकिन इसके अनुसार, बट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, there should be continuous wavelength, ठीक, यानी इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जब हम लोग इसको ड्रॉ कर देते हैं तो यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, लेकिन स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा है। इन्हीं दोनों ड्रॉबैक्स के कारण इस मॉडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन ये जो मॉडल था बहुत ही मतलब कि एक्सेप्टेबल लेवल पे था। अगर इसमें कुछ हम चेंजेस कर दे, कुछ कर दे, तो ये एक्सेप्टेबल लेवल पे था कि हाँ भाई ऐसा कुछ होता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए, यानी कि रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक बोलो या फिर इट डज नॉट एक्सप्लेन, ऐसा कह सकते हैं। अगर रदरफोर्ड ने इन दोनों बात को एक्सप्लेन कर दिया होता तो शायद बोर मॉडल ना आया होता, ठीक है। तो इसके बाद है बोर मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो और डिटेल में इस चीज को लिखाया जाता है, लेकिन हम लोग जो ऊपर ऊपर जो चीज इम्पोर्टेंट है, जो जानना है, वही चीज देख रहे हैं। तो सबसे पहले बोले जे थॉमसन मॉडल क्या था, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल हो क्या है। अब रदरफोर्ड मॉडल में ही कुछ सुधार करके बोर ने अपना मॉडल दिया, जिसको हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो इसमें पढ़ने से पहले कुछ पोस्टुलेट्स, ठीक है, बोर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट्स, ठीक है, यानी कि कुछ बातें इन्होंने कही, उसी चीज को बोल रहे हैं पोस्टुलेट्स। बोर एटॉमिक मॉडल जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस को ही सुधार करके जो इन्होंने कहा। तो इसमें पोस्टुलेट्स में 3 पोस्टुलेट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट, बोलो क्या है, तुम लोग बोलो। केमिस्ट्री में सब सेम पढ़ना है। सर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो सेम ऑर्बिट में क्या कहते हैं रिवॉल्व करते हैं।
हाँ मतलब कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कहता है वो ये कहते हैं, पहला जो है कि अगर ये न्यूक्लियस है तो हम जानते हैं, थोड़ा बहुत एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि अगर उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो जेड होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जेड ही, तो चार्ज हम जेड ही लिखते हैं। ठीक है, तो सब चीज हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ये सब पता है ना कि एटम को अगर लिखते हैं तो एक्स जेड ए लिखते हैं। जेड क्या रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर, जेड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स लिखे जाते हैं। ठीक है, Yes. तम हाँ तो हम उसको एक्सप्लेन या नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियाई में उसको थोड़ा बहुत बता देंगे। तो वही अगर न्यूक्लियस है तो उसका जेडी चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा सर्कल में अगर घूम रहा है, तो पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर वो किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस पे जो फोर्स लग रहा है इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि पहला जो उन्होंने स्टेटमेंट पोस्टुलेट दिया वो ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो एक पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, एक निगेटिव चार्ज दिख रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो जो फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन के अपने तरफ खींच नहीं रहा है, बल्कि अगर ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज है उसके बगल में निगेटिव चार्ज रख दें तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और वो खींचेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपिटल बोलते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल, वो फ्रेम डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, Coulombic force on electrons provide centrifugal force। ठीक है, फ्रेम के ऊपर है सेंट्रीपिटल ही सेंट्रीफ्यूगल हो जाता है, तो कहीं कहीं सेंट्रीफ्यूगल लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट यही था, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ ई कितना लग रहा होगा, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं के जेड ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं एफ सी इजकल टू एफ ई है, यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन हमको मिल जाता है एम बी स्क्वायर बाई आर इजकल टू के जेड ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। फर्स्ट पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट यही था कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो जो फोर्स लग रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सेकेंड ये कहे कि जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो किसी भी ऑर्बिट में ऐसा नहीं होगा कि घूमने लगेगा। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यानी कि जेडी है, इसके अराउंड में अगर कोई इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, ठीक है, तो ये अगर हम बोल रहे हैं कि ऑर्बिट है, तो ये किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम रहा होगा। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में ये नहीं घूम रहा होगा, बल्कि कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही घूम रहा होगा। और कौन से सर्टेन ऑर्बिट्स? तो अगर हम देख रहे हैं तो इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है, ये रेडियस आर है, इसके पास एम है, यानी कि इसके पास कुछ एंगुलर मोमेंटम है। तो उन्होंने बोला कि हर ऑर्बिट में वो नहीं मूव करेगा, कुछ डिस्क्रीट सर्टेन ऑर्बिट्स में ही मूव करेगा, जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई होगा। यानी कि उन्होंने कहा कि ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन
around the nucleus. Electron revolve in such orbits in which angular momentum को हम लोग L से लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल h बाई 2 पाई, ठीक है। h जो है प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं, h बाई 2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर हो, यानी कि यहाँ से बोल सकते हैं L इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। L क्या होता है तो याद करो, हम लोग एंगुलर मोमेंटम को mvr लिखते थे, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होना चाहिए, ठीक है। अगर एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई होगा तो इसी ऑर्बिट में वो घूमेगा, हर ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ठीक है। कुछ फिक्स ऑर्बिट में घूमेगा तो उसके पास कुछ फिक्स एनर्जी होगा, तो उससे कुछ फिक्स रेडिएशन मिलेगा, यानी कि उससे फिक्स वेवलेंथ मिलेगा। यानी कि जो दिक्कत आ रहा था कि अलग अलग वेवलेंथ ना मिलके डिस्क्रीट वेवलेंथ ही क्यों मिल रहा है, तो उसको खत्म करने के लिए इन्होंने ये पोस्टुलेट दी। ये पोस्टुलेट को हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ से भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। दिस पोस्टुलेट कैन बी प्रूव बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। देख लेते हैं, यहाँ पे h बार भी एक टर्म यूज होता है जिसमें h बाई 2 पाई, और इसका वैल्यू होता है 1.055 इंटू 10 का पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है। यानी कि बार बार हमको यूज करेंगे h बाई 2 पाई, तो हम उसका एक वैल्यू ही लिख के याद कर लिए, जिसको हम पढ़ते हैं h बार, ठीक है। यानी कि अगर हमको न्यूमेरिकल्स में बार बार h बाई 2 पाई यूज होगा तो हम h बाई 2 पाई को ही याद कर लिए 1.055 इंटू 10 का पावर माइनस 34। पावर में कोई चेंज नहीं है, h होता है 6.62 डिवाइडेड बाई 2 पाई, उसका 1.055, ठीक है। इट कैन बी प्रूव्ड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ। कैसे प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि अगर ये न्यूक्लियस है, यहाँ से किसी r रेडियस में एक इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा राउंड राउंड घूम रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। इसके पास वेलोसिटी है, ये r रेडियस है, ये इलेक्ट्रॉन है। तो डी ब्रोगली क्या कहे थे, याद करो। डी ब्रोगली बोले थे कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर किसी स्पीड से मूव कर रहा है तो वो वेव के फॉर्म में मूव करेगा, और वेव के फॉर्म में लेमडा जो होगा h बाई बी होगा, ठीक है। यानी डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात माने तो ऐसा होगा, यानी कि वो इस पाथ पे ऐसा वेव के फॉर्म में घूम रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है इस पे ऐसा, पाथ तो उसका सर्कुलर ही है, लेकिन सर्कुलर में भी ऐसा वो वेवलेंथ के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा एकदम सर्कुलर नहीं होगा, उस सर्कुलर पाथ पे ही वेव की तरह मूव कर रहा होगा। तो वेव की तरफ मूव कर रहा है तो इसके पास लेमडा 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 ऐसा बहुत सारे लेमडा बन रहे होंगे, तो लेट से एन लेमडा बना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बहुत कम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 पाई r, डिस्टेंस जो होगा n नंबर ऑफ अगर लेमडा होगा तो n इंटू लेमडा हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है 2 पाई r है, उसको हम n लेमडा लिख सकते हैं। तो लेमडा इजकल टू 2 पाई r/n। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है, 2 पाई r/n इजकल टू h बाई एम भी। तो एम भी r इजकल टू एन एच अपॉन 2 पाई।
ठीक है, यही चीज पोस्टुलेट दिए थे। एक्चुअली में पोस्टुलेट प्रूफ होता नहीं है, लेकिन इसको हम डी ब्रोगली से प्रूफ कर सकते हैं, लैम्डा डी से प्रूफ कर सकते हैं, तो इसलिए लिख दिया। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ यही कहा था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, मूव कर रहा है, उसके पास स्पीड है, तो वेव की फॉर्म में मूव करेगा, उसके पास कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो हम ऐसा वेवलेंथ बना लिए, जरूरी नहीं है कि कितना वेवलेंथ में मूव करें, तो मान लेते हैं n नंबर ऑफ वेवलेंथ होगा। तो ये 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, सारा लेमडा 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 डिस्टेंस हम जोड़ेंगे, क्योंकि वेवलेंथ अगर ऐसा मूव कर रहा होता है कोई भी वेव, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को लेमडा बोलते हैं। तो ऐसे से n वेव बना होगा, तो n लेमडा बराबर जो लेंथ ऑफ सर्कल है 2πr सरकमफेरेंस, तो वहां से हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो ये हमको सेकेंड मिल रहा है, MBR इक्वल टू NH/2π, ये सेकेंड पोस्टुलेट था। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट बताओ कोई, किससे रिलेटेड था वो बता सकते हो? बोलो। Sir, transition of electron. हाँ, मतलब उसी से रिलेटेड है, एनर्जी और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है देखो ध्यान से, अगर ये इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिट में घूम रहा है, किसी स्पीड से घूम रहा होगा, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, तो हाफ mv² होगा। पोटेंशियल एनर्जी होगा, दो चार्ज पार्टिकल r दूरी पे हमको दिख रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, एक का साइन माइनस है इसलिए -kZe²/r, यानी कि टोटल एनर्जी इसका जो होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो भी याद है दोनों को लिखने के बाद, तो 1/2 mv² माइनस kZe²/r। ठीक है, तो यहाँ से ये जो टोटल एनर्जी आया, तो उन्होंने यही कहा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है, यानी कि आर उसका फिक्स्ड है, भी फिक्स्ड है, तो उसका टोटल एनर्जी भी जो होगा वो फिक्स्ड होगा। यानी कि यहाँ से उन्होंने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है, तो उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी जो होगा फिक्स होगा, और अगर वो ऑर्बिट छोड़ के दूसरे ऑर्बिट पे जाता है, ठीक है, लेट से कि एक ऑर्बिट था और एक ऑर्बिट यहाँ पे इसके अंदर में है, ठीक है, तो इसका एनर्जी कुछ E1 होगा या E2, जो भी बोलो, इसका एनर्जी कुछ E1 है, अंदर है इसलिए E1 लिए, इसको E2 लिए। तो अगर ठीक है, एक तो उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट का अपना अपना फिक्स्ड एनर्जी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि वो चेंज हो रहा होगा, क्योंकि ऑर्बिट फिक्स है तो उस ऑर्बिट का एनर्जी भी फिक्स होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर जंप मार के इधर से इधर गया, यानी कि हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन गया, तो कुछ एनर्जी को रेडिएट करेगा। ठीक है, और वो एनर्जी कितना रेडिएट करेगा, रेडिएट्स एनर्जी, और वो कितना एनर्जी रेडिएट करेगा, तो दोनों का डिफरेंस के बराबर, E2 माइनस E1 के बराबर। ठीक है, तो थर्ड पोस्टुलेट यही कहता है कि किसी भी ऑर्बिट का अपना फिक्स्ड एनर्जी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी ऑर्बिट हैव फिक्स्ड एनर्जी। ठीक है, उसका एनर्जी जो होगा फिक्स्ड होगा, डिस्क्रीट होगा। ठीक है, एंड इज इन स्टेबल स्टेट। ठीक है, और उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो होगा स्टेबल होगा, जो भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, हो सकता है स्टेबल है अपने
अपने ऑर्बिट में होगा तो अगर इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, it radiates energy equal to difference in both orbits। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर पे जंप करता है तो उन दोनों ऑर्बिट का जितना डिफरेंस था उतना एनर्जी रिलीज करेगा। एंड इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिट, ठीक है, अगर लोअर से हायर जा रहा है और इस केस में क्या है, हायर से लोअर पे आ रहा है, तो लोअर से हायर जब जाएगा तब हमको एनर्जी देना पड़ेगा। इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी देन वी हैव टू सप्लाई रेडिएशन एनर्जी। ठीक है, सेम कहने का मतलब यही है कि दोनों के एनर्जी का डिफरेंस। तो ये था थर्ड पोस्टुलेट, यानी कि उन्होंने कहा कि हर ऑर्बिट का, ठीक है, अगर ये ऑर्बिट हम बोल रहे हैं 1 है, ये N2 है, यानी कि ऊपर वाला हायर है, तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है हायर से लोअर पे जंप करेगा, तो अगर इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E1 है, तो यहाँ से जो रेडिएशन मिलेगा h न्यू, रेडिएशन हमको इसी फॉर्म में मिलेगा, वो होगा E2 माइनस E1 का, यानी कि इसको हम hc बाई लेमडा बोल सकते हैं। तो यहाँ से समझ में आने लगा कि हर का फिक्स्ड है और इसी ऑर्बिट में वो छलांग लगा सकता है, इसीलिए लेमडा जो है हमको डिस्क्रीट मिल रहा है, कंटिन्यूअस नहीं मिल रहा। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जंप लगाना है, इस केस में हमको एनर्जी देना पड़ेगा फिर से एच न्यू। ठीक है, एच न्यू एनर्जी कितना, तो अगर इसका एनर्जी 2 है, इसका एनर्जी 1 है, तो हमको उतना ही एनर्जी देना पड़ेगा जितना दोनों का डिफरेंस हो। ठीक है, यानी कि इसमें हमको एनर्जी जो है मिल रहा है, इसमें एनर्जी हमको सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये था उनका थर्ड पोस्टुलेट्स। अगर इन तीनों पोस्टुलेट्स मान ले हम, तो हमारा मॉडल अभी तक किसी ने गलत नहीं साबित कर पाया। ठीक है, अगर आगे आने वाले टाइम में और कुछ टेक्नोलॉजी एडवांस हो और हम लोग अगर फाइंड कर ले कि भी गलत है तो मैं भी गलत हो, लेकिन अभी तक हम लोग यही मॉडल मानते हैं। यानी कि रदरफोर्ड मॉडल में ही हमने इन तीन पोस्टुलेट्स को चिपका दिया। यानी कि पहला पोस्टुलेट्स बोले कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, कोलंबियन फोर्स लग रहा है, वो अट्रैक्ट करके अपने तरफ खींच नहीं रहा है, बल्कि वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा है। सेकेंड पोस्टुलेट कि जो रेडियस होगा, जो ऑर्बिट होगा, वो कोई भी नहीं हो सकता है, वो भी फिक्स होगा। कौन होगा, तो जिसमें एंगुलर मोमेंटम nh/2π को सेटिस्फाई कर रहा होगा वही होगा। ठीक है, और थर्ड का है कि हर ऑर्बिट का अपना एक फिक्स एनर्जी होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट से जंप मार रहा है तो उतना एनर्जी या तो रिलीज होगा या फिर हमको सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन सब को अगर हम मान लेते हैं, तो इन सब को मानने के बाद हमारा जो मॉडल है उसको कोई गलत अभी तक नहीं कर पाया। तो हम लोग इन्हीं सब को मानते हुए कैलकुलेशंस देखेंगे। यानी कैलकुलेशन में फिर से हम लोग को सिर्फ फॉर्मूला मिलने वाले हैं। ठीक है, nth ऑर्बिट के लिए क्या क्या है, प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है, एक एक करके देखते हैं। ये सारे चीज केमिस्ट्री में फिर से बोल रहे हैं, कैलकुलेट कराया गया होगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट
बोलो कितना आता है और कहाँ से आएगा। तो हम कैलकुलेशन फिर से बोल रहे हैं कि पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ इक्वेशंस लिख दे रहे हैं, बोलेंगे कि सॉल्व करने के बाद दिया जाएगा। तो हम लोग ऊपर से देखें तो हमको दो इक्वेशंस मिल रहे हैं। एक तो पहला पोस्टुलेट से, फर्स्ट पोस्टुलेट से ये मिल रहा है एम बी स्क्वायर इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ से मिल रहा है एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई। तो वी हैव के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वेशन 1 एंड एन एच अपॉन 2 पाई। इसमें से अगर हम इन दोनों को भी और आर के लिए सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है हमारा आर एन एच जो आता है, ठीक है, एन के लिए जो आर आता है वो ये आता है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। इसको सॉल्व करते तो आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इसको लेंगे एंगस्ट्रम। इसको कैलकुलेशन के लिए कभी कभी, ठीक है, 0.53 भी यूज कर लिया जाता है। 29 को हम 3 यूज कर लेते हैं, 0.53। ठीक है, तो ये आएगा आर किसी भी एन के लिए। दिख रहा है कि आर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड है। सेकेंड, वेलोसिटी बोलते जाओ तुम लोग, क्योंकि ये सब याद होने चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री में भी इसका क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में भी आता है। तो ये सब ऐसे टॉपिक है, दोनों में तुम्हारा मार्क्स ले आएंगे। तो ये सारे कंठस्थ होने चाहिए। कोई अगर रात के 3 बजे भी आगे बोले कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या है, तो याद होना चाहिए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वी एन एथ ही लिख रहे हैं, तो वी जो आ जाता है हमारा 2 पाई के ई स्क्वायर बाई एच होता है इंटू जेड बाई एन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला सारा वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करते तो आता है 2.18 10⁶ जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। अभी बोल रहे हैं, शुरू से बोल रहे हैं, जब से मॉडर्न फिजिक्स चल रहा है तब से बोल रहे हैं कि जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं उसको लिखो और याद कर जाओ। ठीक है, ये वाले भी किस किस चीज पे फैक्टर पे डिपेंड कर रहे हैं, के ई स्क्वायर बाई एच है, सी एंगुलर वेलोसिटी। बोलो इसका क्या होगा। इन सब चीज जो आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका सिर्फ प्रोपोर्शनल याद रखना है, वैल्यू का जितना जरूरत नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है वी बाई आर। ठीक है, तो वी बाई आर अगर हम लिखते हैं तो ये सारे सॉल्व करने के बाद ये प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा। ध्यान से देखो, तो पी जेड बाई एन और आर एन स्क्वायर बाई जेड, जेड बाई एन और एन स्क्वायर बाई जेड। ये क्या दिख रहा है, प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। डी फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, बोलो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा। वैल्यू ऊपर वाले से रख सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, यानी फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। टाइम पीरियड बोल सकता है। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ होता है।
तो हम इसको बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल टू एन क्यू बाई जेड स्क्वायर। हमको मोस्टली ये सब रेशियो निकालने के लिए दिए जाते हैं, तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी याद होना चाहिए। टाइम पीरियड के बाद और क्या निकल सकते हैं बोलो। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सर्कल में ये घूम रहा है, तो घूम रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ मान लेते हैं घूम रहा है, तो इसमें करंट आई होगा, तो आई किसके प्रोपोर्शनल होगा? बोलो। करंट बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? चार्ज अपॉन टाइम पीरियड। कभी भी कोई भी चार्ज अगर रिवॉल्व कर रहा होता है किसी भी सर्कुलर मोशन में, तो उसमें जो करंट उसके रिवॉल्यूशन से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग ये लिखते हैं क्यू बाई टी। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, यानी कि आई इज प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ठीक है, एफ जी। अगर लूप में करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ठीक है। ये सारे हम क्वेश्चन बना के दे सकते थे, लेकिन डायरेक्टली लिखा रहे हैं ताकि फॉर्मूला तुम लोग भी एक जगह लिख के याद कर लो, क्योंकि बहुत ही क्वेश्चंस आएंगे तो ज्यादा दिमाग क्यों लगाएं ये सब चीज पे, क्योंकि ये फिक्स्ड होता है। ठीक है, अगर वैल्यू के लिए है तो हम बोल रहे हैं आर और वी वाला वैल्यू याद कर लेने के लिए। ठीक है, बाकी का हम सॉल्व कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड सारा कुछ है। सर वहां पे भी n क्यूब होगा ना? अच्छा हाँ, एन क्यूब होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर क्या आता है बताओ? कोई भी लूप है, अगर करंट बह रहा है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लिखते हैं हम लोग? बोलो। करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? अभी अभी मैग्नेटिक म्यू नॉट प्रॉपर्टीज बाई कर टू रहे आर। हैं, म्यू नॉट आई बाई टू आर। ठीक है, आई जो है यानी कि बी क्या दिख रहा है? प्रोपोर्शनल टू आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल होगा? आर था एन फ्रीक्वेंसी स्क्वायर बाई जेड। हाँ बोलो। सर जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। नहीं, सिमिलर नहीं आएगा। आई है, आर किसके प्रोपोर्शनल थे याद करो? आर प्रोपोर्शनल टू था एन स्क्वायर बाई जेड। ठीक है, तो ये आई बाई आर है, ध्यान से देखो। तो आई जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, और नीचे लिखेंगे एन स्क्वायर बाई जेड, तो ये हमको प्रोपोर्शनल टू मिल रहा है, देखो ध्यान से, जेड का क्यूब बाई एन रेज टू पावर 5। ठीक है, ये जेड रेज टू पावर क्यूब, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करके देखो, इसको और यस सर, इसको। समझ में। ठीक है, तो एन जेड क्यू बाई एन रेज टू पावर 5 कौन सा था? जी एच एच। हाँ, अगर मान लेते हैं कि करंट अगर किसी लूप में मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? जिसको हम लोग एम से लिखा करते थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोलते थे। एम का फॉर्मूला था एन आई ए।
ठीक है। एन यहाँ पे तो एक ही लूप है तो एक ही N1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है M इज प्रोपोर्शनल टू I एंड प्रोपोर्शनल टू एरिया पाई आर स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि M इज प्रोपोर्शनल टू आई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसके लिए बताओ ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? प्रोपोर्शनल का इसको बोलो। आई आर स्क्वायर दोनों को अगर मल्टीपल कर देंगे तो देखो क्या आ रहा है। 1/n। 1 में नहीं, देखो आई है जेड स्क्वायर बाई एन, हाँ जेड बाई एन आ जाएगा ना। देखो एन जेड स्क्वायर है, एक कट Yes, जाएगा, एन Z/n। जेड बाई एन। ठीक है, तो ये आता है जेड बाई एन, लेकिन इसका वैल्यू जो है इसको याद रखना है। ये आता है ई, एन इधर लिख देते हैं, एच बाई 4 पाई एम। ठीक है, इतना आता है। अगर हम कर रहे हैं एन स्क्वायर, हाँ देखो जैसे कि यहाँ पे आई इंटू आर स्क्वायर है, तुम लोग आई आर को मल्टीपल करे हो, इसका स्क्वायर करके अगर हम मल्टीपल करेंगे तो जेड ही इंटू एन बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इधर ही लिख रहे हैं एन जेड बचेगा। ठीक है, हम वैल्यू लिख देते हैं। इस चीज को याद रखना है, ये वाले को याद रखना है, क्योंकि इससे पूछ सकता है, क्योंकि छोटा है, बाकी से बहुत लंबा लंबा आता है इसलिए नहीं पूछता है, इसको पूछता है। फॉर हाइड्रोजन, यहीं से फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए जेड का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो उसके लिए अगर हम m का वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा NaH बाई 4 पाई m। m का वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बोल दें किसी में इफ n इजकल टू 1, यानी कि हाइड्रोजन के लिए ही n इजकल टू 1 है, तब जो m का वैल्यू आएगा वो EH अपॉन 4 पाई m आएगा। ठीक है, ये जो आएगा EH बाई 4 पाई m, और इसको बोलते हैं हम लोग वोर मैग्नेटॉन। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, छोटा सा बात है लेकिन लोग भूल जाते हैं। तो वोर मैग्नेटॉन क्या है? तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का, यानी कि n इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, m जो है उसी चीज को बोलते हैं वोर मैग्नेटॉन। ठीक है, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं एक चीज और कि ये था हमारा m, ठीक है, या फिर ये चीज है m NEH बाई 4 पाई m। अगर हम इसको एंगुलर मोमेंटम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको? ध्यान से देख के बोलो। यानी कि m बाई l क्या मिलेगा? तो m जो है यहाँ पे NEH बाई 4 पाई m है, हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं, और l जो होता है h अपॉन 2 पाई आता है, NH अपॉन 2 पाई। तो NH अपॉन 2 पाई कट जा रहा है तो E बाई 2m बच रहा है। ठीक है, तो इस रेशियो को भी याद रखना है कि m बाई l कभी भी बोलेगा कि एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का रेशियो बताओ। हाइड्रोजन एटम का है, किसी भी ऑर्बिट के लिए होगा, तो ये याद रखना है कि ऑर्बिट पे डिपेंड नहीं करता है, E बाई 2m आता है, कांस्टेंट आता है। यानी कि अगर सवाल ये आ रहा है इसका मतलब है को टाइम बचाएगा हमारा, तो इसलिए इस चीज को याद रखना है कि हमारा
मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम जो है इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्बिट होता है, किस ऑर्बिट में उससे डिपेंड नहीं करता। तो ये जितने भी चीज थे इन सब को लिख के याद करना है। पिछला चैप्टर में जितने फॉर्मूले आ रहे हैं, अब भी आ रहा है, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, सबको याद करना है। नेक्स्ट कितना पॉइंट हो गया, एच आई, ठीक है, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, ठीक है। nth ऑर्बिट में एनर्जी कितना होगा, तो हम लोग देखे थे कि टोटल एनर्जी जो आया था हमारा, वो आया था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आया था हाफ एम बी स्क्वायर, ये आया था माइनस के जे डी ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अगर हम काइनेटिक एनर्जी लेते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमको क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। याद करो कि एम बी स्क्वायर बाई आर जो आया था हमारा, एम बी स्क्वायर बाई आर आया था के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फर्स्ट पोस्टुलेट से। तो नीचे आर नहीं है तो यहाँ से आर गायब हो गया, तो ये हमको दिख रहा है के जे डी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो कि टोटल एनर्जी कितना दिख रहा है, तो ये हाफ है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हाफ नहीं है, तो ये हमको दिख रहा है -1/2 के जेड ई स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, काइनेटिक एनर्जी का पता है, टोटल एनर्जी का पता है। यहाँ से ध्यान से देखो तो टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और पोटेंशियल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के हाफ, यानी कि हमको एक भी चीज पता है तो बाकी का दो चीज आराम से पता होगा। तो टोटल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यार टोटल एनर्जी ई से लिख रहे हैं, ये आ रहा है हमारा -1/2 के जेड ई स्क्वायर, ठीक है। आर nth के लिए लिखेंगे तो n वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। आर को अगर n वाला पुट करते हैं तो ये जो हमारा मिलता है सॉल्व करने के बाद, ये मिलता है वो माइनस मिलता है 2 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4m बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। सब कुछ पुट करने के बाद और ये सारे वैल्यू को सॉल्व करने के बाद मिलता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो nth ऑर्बिट का एनर्जी हमको याद रखना है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। जेड है एटॉमिक नंबर, एन नंबर nth ऑर्बिट, ठीक है। ये किसी भी एटम के लिए अगर हम ऑर्बिट का बात करें, यानी कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट दे रखा हो, जैसे मान लेते हैं कुछ ऑर्बिट दे रखे हैं, ये n इक्वल टू 1 2 3 4 5 इंफिनिटी कर देते हैं 5 के बाद, ठीक है, या 6 तक लिखते हैं, उसके बाद n इक्वल टू इंफिनिटी। n1 रखेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट का आएगा, देखो ध्यान से -13.6 इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम होता तो जेड का वैल्यू 1 होता। सेकेंड ऑर्बिट का इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग बाद में इसका डिफरेंस निकालेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट टू, यानी कि -13.6/4 सॉल्व करो कितना आ रहा है, -3.4। 3.
इसमें क्या करेंगे, n3 हो जा रहा है, 9 से डिवाइड, 1.51, ठीक है, करके चेक कर सकते, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये आता है -0.85 इंटू इधर जो सेम है E5 जो लिखते हैं, 5 है तो 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारा -0.54 इंटू Z²। 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैसे ही 6 से इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इन्फिनिटी वाला जो होगा n इन्फिनिटी होगा, n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये 0 वैल्यू, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑर्बिट्स के एनर्जी हैं, जो हम लोग शुरू में पोस्टुलेट्स में बोले थे, ये हर ऑर्बिट का अपना एक एनर्जी होगा, तो ये एनर्जी वो है, इस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर कोई एक एनर्जी हायर में है, मान लेते हैं कि फोर्थ में है, फोर्थ से अगर उसको 1 में जंप लगाना है तो इस फोर्थ वाला और 1 वाले के डिफरेंस जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा, ठीक है। 1 से फोर्थ जब भेजना है तो हमको उतना एनर्जी इसको देना पड़ेगा, ठीक है। जो Yes. हमारा ऑल्सो जो हमारा ऊपर एनर्जी आया है, ठीक है, ये जो हम लिखे हैं -13.6 इंटू Z²/n² इंटू EV, तो ये जो -13.6 है, इसका वैल्यू जो आता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, -2π²k²(4m/h² था ऊपर आया हुआ, तो उसमें अगर ऊपर नीचे हम लोग CH से मल्टीपल डिवाइड कर देते हैं, करने का पर्पज सिर्फ इतना है क्योंकि हम इसको यहाँ पे लिख दें तो ये CH³ हो जाएगा। ये जो टर्म आ रहा है, इसी टर्म को हम लोग नाम देते हैं R, ठीक है। केमिस्ट्री में इसका डायरेक्टली वैल्यू हम लोग याद करे होंगे, रीडवर्क्स कांस्टेंट, ठीक है। R क्या है यहाँ पे, तो बोलते हैं इसको रीडवर्क्स कांस्टेंट, इसका वैल्यू होता है 1.097 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, डायरेक्टली 10⁻7 भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और ये -RCH का वैल्यू जो होता है हियर, RCC है स्पीड ऑफ लाइट, H जो है ये आता है -13, माइनस को हटा रहे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं रीडवर्क्स एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी जो हमारा रीडवर्क्स एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये जो है बस सिंपल से याद ही रखने वाला चीज है, इसमें हम और कुछ कर नहीं सकते हैं कि आर क्या है, RC रीडवर्क कांस्टेंट किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ये सारे चीज याद ही रखने हैं, ठीक है। तो RCH यानी 13.6 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है उसको RCH लिखते हैं, रीडवर्क्स एनर्जी कहीं भी अगर यूज कर लेगा तो हमको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं रीडवर्क्स एनर्जी। अब यहीं से वैल्यू से ही अगर हम एक एनर्जी लेवल से, लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे एक एनर्जी लेवल है, एक यहाँ पे एनर्जी लेवल है, इसको हम N2 बोल रहे हैं, इसको N1 बोल रहे हैं। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो जो डेल्टा E आएगा हमारा, वो क्या आएगा, E2 माइनस E1। E2 माइनस E1 अगर लिखेंगे तो ध्यान से देखो, तो -RCH Z² तो कॉमन हो जाएगा, 1/N2² माइनस 1/N1² बचेगा, ठीक है। डेल्टा E को क्या लिख सकते हैं हम, hc/λ, तो hc कट गया, 1/λ मिलता है RZ², 1 अपॉन माइनस को अंदर ले गए हैं तो N1² माइनस 1/N2²,
ठीक है, तो ये हम लोग फॉर्मूला याद रखते हैं ट्रांजिशन के लिए कि जो वेवलेंथ हमको मिलेगा एक सेल से दूसरे सेल पे, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप मार रहा है तो जो वेवलेंथ हमको मिलेगा, रेडिएट करेगा जो वेवलेंथ, तो इतना मिलेगा। और 1 बाय वेवलेंथ हम लोग ऐसे लिखते हैं जिसको बोलते हैं वेव नंबर। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, बाहर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं वेव नंबर 1/λ को। ठीक है, तो ये चीज है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आज टाइम तो है, एक दो क्वेश्चन कर ही लेते हैं। Yes. क्या? Yes, sir. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके ट्रांजिशन वर्ड देखेंगे, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा। फिलहाल हम क्वेश्चंस देखते हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम of an electron in Bohr's hydrogen atom whose energy is -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड करो। ठीक है, सिंपल सा है। हो गया। देखो यहाँ तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं क्योंकि -3.4 हम लोग जानते हैं कि किस ऑर्बिट के लिए आएगा। नहीं जानते तो क्या करते हैं, हमारा प्रोसेस क्या होता कि डेल्टा ई, नहीं ई है ना, ई इक्वल टू -3.4 है, यानी कि -13.6/n²। हाइड्रोजन एटम के लिए जेड तो 1 ही होता है, तो यहाँ से हम n का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम जानते हैं कि ये 2 आएगा, क्योंकि अभी ऊपर अभी जस्ट जस्ट लिखे हैं तो मन में है ही, बाकी याद रखेंगे तो और भी अच्छा है। 6 तक कम से कम, 5 तक याद रखना है। तो n2 आ गया, तो L जो होता है NH/2π होता है, n2 है तो h/π आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 टू n1। ठीक है, T2/T1 जो दे रखा है वो 8 दे रखा है, तो फाइंड n2/n1। ये जो है टाइम पीरियड है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, यानी कि ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का टाइम पीरियड है, बाकी सब समझ लो। फॉर्मूला देख सकते हो, एक ही एटम के लिए दिया है इसलिए कोई एटम का नाम नहीं दिया है, यानी कि जेड सेम है। So 2:1. ठीक है,
T क्या था, प्रोपोर्शनल टू NQ बाई जेड स्क्वायर। जेड तो सेम है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T2 बाई T1 जो होगा N2 बाई N1 का क्यूब के बराबर होगा। ठीक, इसके 8 है, यहाँ से N2 बाई N1 क्या मिल गया 2। ठीक है, N2 बाई N1 2 हो गया। अगर इसी में पूछ देते कि पॉसिबल ऑफ एरर N2 क्या होगा, बता सकते हो? सर क्या सर फिर से बताइए। पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1 एंड N2, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं N1 और N2 के? ऑप्शन कुछ दे देते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, जस्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में हम रेशियो नहीं पूछ के हम डायरेक्टली पूछ सकते थे कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ N1 एंड N2। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देते अगर हमें स्टेप वाइज ना देते तो, लेकिन हम पहले रेशियो निकलवा लिए। अब पूछ रहे हैं कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ N1 और N2 क्या हो सकता है। तो रेशियो देख के आराम से बोलो कुछ भी। सर N1 का 1 N2 का 2। 2 to 1 हो सकता है ना यस रेशियो। सर, यस सर, यस सर। 4 to 2 हो सकता है, 6 to 3 हो सकता है। नहीं, कोई भी ऐसा ऑप्शन हम दे सकते थे और बोलते इसमें से कौन सा पॉसिबल है रेशियो ना देके। तो ऐसे भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये पॉसिबल N1 एंड N2, ठीक है, ये N2 है, ये N1। तो ऐसे से सवाल बनाए जा सकते थे। इस चीज को क्वेश्चंस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज्यादा हमको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आज इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड और सवाल करेंगे, फिर ट्रांजिशन वाले केसेस देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है जंप मार के जा रहा है किसी सेल पे, तो एक्साइटेड स्टेट किसको कहेंगे, आयोनाइजेशन स्टेट क्या कहेंगे, एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। ठीक है, कितना वेवलेंथ आता है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या हो, तो सब चीजें हम लोग देखेंगे। तो इन सब चैप्टर में मोस्टली केसेस में फॉर्मूलेज याद करने हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि याद ही करना है। और क्वेश्चंस देखोगे तो मोस्टली क्वेश्चंस फॉर्मूले से ही बनते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का देखेंगे। यस सर। ठीक है, थैंक यू ठीक है सर। फिर, थैंक यू टू। सर हाँ, सर वो जो मॉड्यूल है एक्सरसाइज 3 से, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी हाँ, क्वेश्चन है या फिर सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का ही है और रेडिएशन प्रेशर तक का? जो मॉड्यूल मिला है उसमें तो सब मिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें से हम कुछ तो, हाँ उसके बाद होमवर्क नहीं दिए थे सर, फोटो इलेक्ट्रिक वाला के बाद। हाँ, वही आज भेज देंगे तुम लोग को देखकर। ठीक है। यस सर।